जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, वोट से मुर्दाबाद। मैंने बहुत साल तक यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है, उद्यमिता पढ़ाया है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का मतलब कि अगर आप कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। माइकल पोर्टर का एक बहुत फेमस 5 सूत्रीय मॉडल है जिसका उपयोग हम लोग उद्यमिता में या एंटरप्रेन्योरशिप के बच्चों को पढ़ाने में करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत ये कहता है माइकल पोर्टर का 5 पॉइंट का कि आपको मान लीजिए कोई नई इंडस्ट्री लगानी है या पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आंख मूंद कर आप नई इंडस्ट्री लगा लेंगे ये बिना सोचे ये इंडस्ट्री कहां लगानी चाहिए, कितनी बड़ी लगानी चाहिए, क्या प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए, तो आपको हो सकता है कि बहुत भयंकर नुकसान हो जाए। इसलिए उद्यमिता में, एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ये कहा जाता है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, कोई भी नया उद्योग लगाने से पहले आपको अच्छी खासी रिसर्च कर लेनी चाहिए, मार्केटिंग की रिसर्च कर लेनी चाहिए, टेक्निकल रिसर्च करनी चाहिए, इकोनॉमिक वायबिलिटी की रिसर्च कर लेनी चाहिए और उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नई इंडस्ट्री लगानी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत पैसा इस रिसर्च में खर्च भी हो जाए और उसके बाद आपको निर्णय लेना पड़े कि ये इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा जो आपने रिसर्च पे खर्च किया। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इंडस्ट्री को लगा लेंगे और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे और बाद में ये पता चलेगा क्योंकि आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया था, आपने टेक्नोलॉजी का रिसर्च नहीं किया था, गलत टेक्नोलॉजी चूज कर ली या गलत प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया या गलत जगह लगा लिया या कितनी बड़ी लगानी चाहिए थी इसका ध्यान नहीं रखा, तो आपको करोड़ों का नुकसान हो गया। तो लाखों का नुकसान मार्केट रिसर्च पे कर लेना बेहतर है, बल्कि करोड़ों का नुकसान बाद में करना। अब आखिर ये पोर्टर्स का 5 पॉइंट मॉडल है क्या, जो और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इंडस्ट्री में, और मैं आज आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूं, जबकि मैं तो नॉर्मली पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करता हूं। तो मैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है, तो मैंने देखा कि भाई आज की जो भारत की राजनीति है वो भी पोर्टर्स मॉडल पे चलने लगी है और पोर्टर्स मॉडल के ही अनुसार जितने भी प्रतिद्वंदी होते हैं वो जाने अनजाने पोर्टर्स मॉडल को फॉलो करने लगे। तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि माइकल पोर्टर का ये 5 पॉइंट मॉडल है क्या। सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, मान लीजिए आपको डब्ल्यूओटी की इंडस्ट्री लगानी है। अब डब्ल्यूओटी की इंडस्ट्री लगाने से पहले माइकल पोर्टर ये कहते हैं कि आपको 5 पॉइंट ये देखने पड़ेंगे। नंबर 1, आज मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो मार्केट का सिनेरियो जानने के लिए आपको एक ऐसा नक्शा बनाना पड़ेगा कि आपके आसपास, जहां तक कि आपको माल बेचना है और उसके आगे कौन कौन सी डब्ल्यूओटी की इंडस्ट्री लगी हुई है, कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई है, उनके गुण दोष क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके डिसएडवांटेज क्या है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, कब उन्होंने लगाया था, जिससे कि आपको पता चल जाए कि उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, उनकी रेंज क्या है। और आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में डब्ल्यूओटी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वहां पे डिमांड कहां है और कितनी है, क्योंकि डिमांड बदलती रहती है। भाई कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे होटल आ गए, टूरिज्म सेक्टर बन गया, वहां डब्ल्यूओटी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, हॉस्टल बन गए, तो हो सकता है वहां कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हो सकता है कि जहां जहां लोगों ने पहले इंडस्ट्री लगाई थी, डब्ल्यूओटी की फैक्ट्री लगाई थी, वहां पे डिमांड सेंटर न बने, कोई पर्टिकुलर एरिया ऐसा डेवलप हो जाए जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई ना हो, मतलब मांग बहुत ज्यादा हो और पूर्ति ना हो। तो आपको इंडस्ट्री वहां लगानी चाहिए जहां पे डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो।
और जो आज के मैन्युफैक्चरर्स हैं, आज जो डबल बना रहे हैं, वो क्योंकि उनका पुराना चयन था, पुरानी जगह उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, तो ये जो आज नया ऐसा सेंटर डेवलप हो गया है डिमांड का, जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, उनको माल पहुंचाने में परेशानी हो रही है। इसलिए आपको इंडस्ट्री वहां लगानी चाहिए और उतनी बड़ी लगानी चाहिए जिससे कि वो डिमांड सप्लाई गैप को आप पूरा कर सकें। अगर आप सोचेंगे मेरा घर यहाँ पे है इसलिए मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, तो हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि वहां पे पहले से ही सप्लाई सेंटर है, पहले ही डबल की फैक्ट्रीज हैं, डिमांड है नहीं, तो आप और लगा लेंगे तो उनको परेशानी होगी और आप तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा मार्केट रिसर्च करके आसपास के एरिया का ये देखेंगे कि कहाँ पे तो डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई पहुंचने में परेशानी हो रही है, वहां पे अगर हम इंडस्ट्री डबल की लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले पोर्टर्स का 5 पॉइंट मॉडल ये कहता है कि आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि कहां कहां डिमांड सेंटर्स हैं और कहां कहां सप्लाई सेंटर्स। ये तो आपने देख लिया। अब वो दूसरा पॉइंट माइकल पोर्टर कहता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। क्योंकि ये डिमांड सप्लाई तो आपने देख ली, अब दूसरे लोग भी देख रहे होंगे, दूसरों को भी इंडस्ट्री लगानी है, दूसरों को भी पैसा कमाने की इच्छा है, तो दूसरे लोग भी तो देख रहे होंगे ना कि कहां कहां डिमांड सप्लाई गैप है, और वहां पे वो भी फैक्ट्री हो सकता है डबल की लगा लें। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये भी आपको थ्रेट देखना है कि नए लोग कितने आ सकते हैं और कौन कौन इसकी तैयारी कर रहा है, न केवल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बल्कि आपको यह भी देखना है कि जो ऑलरेडी डबल की फैक्ट्री लगा रहे हैं कहीं वो एक्सपेंशन न कर ले, वो अपने यूनिट को बड़ा न कर ले। क्योंकि डिमांड थी, आपने देखा कि डिमांड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। लेकिन अगर नए लोग आ जाएंगे या पुराने ही लोग अपने को एक्सपेंड कर लेंगे, तो मानी बात है आपको परेशानी हो जाएगी। आप तो फैक्ट्री लगा लेंगे, 6 महीने आपको लगाने में लगेगा, तब तक वो एग्जिस्टिंग वाला 2 महीने के अंदर अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर लेगा और आप माल नहीं बेच पाएंगे। तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अभी तो आप मार्केट सर्वे कर रहे हैं कि डबल रोटी कितने लोग खाते हैं, कहां कहां ज्यादा खाने की संभावना है, कहां सप्लाई है, कहां डिमांड है, कहां गैप है, इसलिए आप डबल रोटी की फैक्ट्री लगा लें। लेकिन अगर इसी बीच कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाए, मान लीजिए आप देख रहे हैं कि एक समय था जब लोग 40-50 साल पहले लोग डबल रोटी कम खाते थे, पराठा और दाल खाते थे, 10 बजे खाना खा लेते थे, नाश्ता खाना सब एक साथ हो जाता था, रोटी दाल सब्जी खा लेते थे 10 बजे। अब ट्रेंड चेंज हो गया, ब्रेकफास्ट होने लगा, लंच होने लगा, अब फिर आफ्टर इवनिंग ब्रेकफास्ट होने लगा, फिर वो डिनर होने लगा। पहले नहीं होता था, पहले तो सुबह 10 बजे खाना खाते थे, शाम को 6 बजे खाना खाते थे, काम हो जाता था। अगर लोगों के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, पहले उड़द की दाल, गुड़ गुड़ बूरा रोटी ये खाया जाता था। आज के बच्चों से अगर आप बात करेंगे तो वो मैगी खाएंगे, वो और कुछ खाएंगे, नए नए प्रोडक्ट डेवलप हो गए, उनका टेस्ट डेवलप हो गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डबल रोटी की फैक्ट्री केवल इस आधार पे आप नहीं लगा सकते कि डबल रोटी ही खाई जाएगी और हमेशा खाई जाती रहेगी और नई जनरेशन भी डबल रोटी खाएगी। हो सकता है कि उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कोई नया प्रोडक्ट ऐसा आ जाए जो वो लोग अच्छे खाना शुरू कर दें और डबल रोटी की सेल ही खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो आप जब डबल रोटी की फैक्ट्री लगाने की सोचें तो सबसे पहला पॉइंट देखना है कि डिमांड सप्लाई गैप कहां है, मार्केट सिनेरियो क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, नए लोग आ जाएं और पुराने एक्सपेंड कर लें, ये देखना होगा। और आपको थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देखना होगा कि वहां पे कोई नया प्रोडक्ट ना आ जाए, और आएगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो आपको फैक्ट्री लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये 3 पॉइंट देखने के बाद आपको सोचना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट होता है और 5वां पॉइंट होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, दो पक्ष हैं। जब आप डब्ल्यूटी बनाएंगे तो आप सेलर हैं और जो खरीदने वाला है वो बायर है। अच्छा, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर ये जो बायर और सेलर है इसकी बार्गेनिंग पावर होती है। बार्गेनिंग पावर किसके पास ज्यादा होगी? जिसके पास बाइंग ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी उसका अपर हैंड होगा, उसकी ताकत ज्यादा होगी। मान लीजिए आपके एरिया में एक बहुत बड़ा होटल है
जहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, एक ही है बायर। या मान लीजिए आपके यहाँ रिलायंस का स्टोर है, अब रिलायंस का स्टोर है और वो मान लीजिए 10,000 डबल पर डे खरीदता है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब मानी बात है, जब वो अकेला 10,000 डबल पर डे खरीदता है, तो जितने भी फैक्ट्री आएंगी वो सोचेंगे कि रिलायंस के यहाँ डबल बहुत खरीदी जाती है, तो हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें और इसको डबल बेचें। तो जो बायर एक होगा और बहुत बड़ा बायर होगा और सेलर बहुत ज्यादा होंगे, तो बार्गेनिंग पावर किसके पास होगी? जो बायर है। लेकिन अगर एक ही सेलर है और बायर बहुत ज्यादा है, और बायर की डिमांड बहुत ज्यादा है और सेलर के पास सप्लाई कम है, तो बार्गेनिंग पावर किसके पास होगी? सेलर के पास होगी। तो जिसके पास बार्गेनिंग पावर होगी उसको एडवांटेज होगा। तो आपको यह भी देखना है कि मार्केट सिनेरियो क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या है, और बार्गेनिंग पावर किसके पास है, सेलर के पास है कि बायर के पास है। अगर बायर के पास है तो आपको 4 बार सोचना होगा, सेलर के पास है और आप सेलर होना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री को लगा लीजिए। ये तो पोर्टस मॉडल है। तो ये तो मैनेजमेंट का पोर्टस मॉडल मैंने हमेशा उद्यमिता में और एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चों को पढ़ाया। अब आज की राजनीति में इसका महत्व क्या है, क्योंकि कहां मैं मैनेजमेंट साइंस और कहां पॉलिटिक्स इसको जोड़ रहा हूं। जोखिम मेरा जरूर है, लेकिन मुझे लगा कि ये तारतम्य बहुत आवश्यक है और इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। आज भारत की राजनीति में हो क्या रहा है, यही पोर्टस का 5 पॉइंट मॉडल जो है उसका उपयोग हो रहा है। भारत की राजनीति में अभी तक जो राजनीति थी 2014 के पहले की, उसमें लोगों के कुछ सिद्धांत होते थे, कुछ समाजवादी होते थे, कुछ साम्यवादी होते थे, कोई लेफ्टिस्ट होते थे, कोई राइटिस्ट होते थे, कोई गोडसेवादी होते थे, कोई गांधीवादी होते थे। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने पूरी राजनीति की धुरी को बिगाड़ दिया। अब कोई सिद्धांत नहीं, अब तो यह है कि भाई हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, हम आपके यहाँ रेड कराएंगे, आपको जेल के अंदर डालेंगे या थ्रेट देंगे। उसके बाद अगर आप बेईमान हैं तो आप, बनी बात है कि आपसे हम ज्यादा दबाव डाल सकेंगे। और क्योंकि ज्यादातर बेईमानी लोग राजनीति में आएंगे कि उन्हीं के पास पैसा है, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ईमानदार आदमी आज से 50 साल पहले तो इलेक्शन लड़ने की सोच सकता था, आज तो नहीं सोच सकता। तो इसलिए हम आप पे ईडी की रेड करा के आपको अपनी पार्टी ज्वाइन करा देंगे। पहले आपको बेईमान कहेंगे, बदनाम करेंगे, और उसके बाद जब आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो आप वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाएंगे। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अशोक चौहान हो, वो सारे लोग एक श्रेणी के होंगे। टीएमसी के लोग जो पहले सेकुलरिज्म की बात करते थे, वो बीजेपी में इलेक्शन के बाद चले जाएंगे, अब वहां जाके वो गोडसेवाद की बात करने लगेंगे। तो यह है मार्केट सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। तो मार्केट जब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। अब आज के तारीख में सब ये देख रहे हैं, तो धीरे धीरे जितने भी क्षेत्रीय दल थे वो नदारद होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। अकाली दल गायब हो गया, इंडियन नेशनल लोक दल गायब हो गया, बीआरएस गायब हो गया, बीजेडी गायब हो गया, टीएमसी गायब हो गया, आरजेडी गायब हो गया, शिवसेना गायब हो गया, एनसीपी गायब हो गया। अब बचे 2 क्षेत्रीय दल जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक टीडीपी और एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास शुरू कर दिया, और ये टीडीपी के साथ भी होगा। ये बात चंद्रबाबू नायडू भी समझ गए और नीतीश कुमार भी समझ गए। ये सोचा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे को बिहार में मिनिस्टर बना दिया जाएगा और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाएगा, तो नीतीश कुमार बिहार से कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज्य से शासन करेगी। क्योंकि सब जानते हैं बिहार की राजनीति में आरजेडी के सपोर्टर्स हैं करीब 30%, बीजेपी के सपोर्टर्स हैं करीब 25%, और बाकी लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। तो नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं उसको जीत हो जाती है। आरजेडी के साथ जाते हैं वो जीत जाते हैं, और बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो जीत जाते हैं। बीजेपी की इच्छा थी कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए, बिहार की राजनीति से काट दिया जाए, और उसके बाद वहां पे, लेकिन नीतीश कुमार ठहरे नीतीश कुमार, अपने बेटे को तो मंत्री बनवा दिया, खुद राज्यसभा गए। अब आशा है का 2 दिन में वो मिनिस्टर सेंटर में बन जाएंगे, और मिनिस्टर बनने के बाद वो बिहार से ही संबंध रखेंगे। और आपने देखा पिछले 1 महीने से वो बिहार में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे घूम रहे हैं। तो वो अपनी जड़ इसलिए नहीं कमजोर करना चाहते कि अगर उनकी बिहार से जड़ कमजोर हो गई तो उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। और उनको ये भी पता है कि 2027 का जो यूपी का चुनाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है।
और ये भी पता है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करेगा, वहां सेंट्रल रिजर्व पुलिस भेजेगा, वहां पे काउंटिंग में गड़बड़ कराएगा, समाजवादी पार्टी वाले जितनी भी गलतफहमी में रहे, लेकिन उनका वही हश्र होने वाला है जो टीएमसी का बंगाल में हुआ। चाहे कितना पीडीए बना ले, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के सामने कोई पीडीए काम नहीं करेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने महत्व को, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक तो बिहार में सक्रियता बढ़ा दी, और उनको ये पता है कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने पलटी ले ली तो उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्योंकि जो उनका ओबीसी वोट बैंक है, जो ईबीसी वोट बैंक है, जो अति दलित वोट बैंक है, वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या में है, और अगर वो अखिलेश यादव के वोट से जुड़ जाता है, कांग्रेस के वोट से जुड़ जाता है, तो एक तरफा जीत हो सकती है। तो अपने को स्ट्रांग किया, बीजेपी के सामने भी अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया और अपोजिशन के सामने भी अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया। 2024 में अगर ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के मार्ग में बाधक न बने होते और वो कन्वीनर बन गए होते, तो 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री न बनते। क्योंकि मानी बात है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सीटें और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर फिर जो 8 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे कहीं ज्यादा अपोजिशन के साथ होता, और ये परिस्थिति न होती कि सब पार्टियां टीएमसी और शिवसेना और बाकी पार्टियां टूट रही। तो नीतीश कुमार ने तो वोटर्स के 5 पॉइंट मॉडल के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। उधर चंद्रबाबू नायडू ने भी वोटर्स मॉडल का फायदा उठाना शुरू कर दिया। आपने देखा कि बीजेपी ने इन दोनों के महत्वता को कम करने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के टीएमसी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। तो उनको यह है कि तुम नहीं भी रहो तो हम मेजॉरिटी में रहें। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि साउथ के अंदर आज के तारीख में एंटी बीजेपी फीलिंग है, और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू, यही 3 मुख्य पार्टियां हैं। जगन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है। इसका मतलब जो अभी तक बीजेपी के साथ थे वो भी अगेंस्ट जाने की सोच रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने भी उधर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और केरला के चीफ मिनिस्टर के साथ जो कांग्रेस के हैं, उनके साथ गईबलियां जो शुरू की है, उसके बने उन्होंने भी अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि उनके बेटे जो नारा लोकेश हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अंदर मैं एक ऐसा आदमी देखता हूं जो बड़ा जीवट वाला है और बड़े साहस वाला है, कि जिसको पप्पू कह के बदनाम किया गया पूंजीपतियों के पैसे से। और ये भी उन्होंने कहा नारा लोकेश को, मुझको भी आंध्र प्रदेश के अंदर पप्पू कह के एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी इमेज को पलटा और पदयात्रा के माध्यम से अपने महत्व को दिखाया, वो मुझे लगता है कि अनुकरणीय है। और आई टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने व्यक्तित्व को बदला है और आज की तारीख में ब्रांड बन गए हैं, जो 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, 8 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, उससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये जानते हैं कि उनके आंध्र प्रदेश की सीटों का बहुत ज्यादा महत्व है 2029 के चुनाव में। बिहार का भी महत्व है और आंध्र प्रदेश का भी है। आप जानते ही हैं कि 2004-2009 में कांग्रेस की सरकार न बनी होती अगर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने स्वीप न किया होता। चंद्रबाबू, ये जो वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी है, इनके पिता वाईएसआर अगर इतने ज्यादा ताकतवर नेता कांग्रेस के न होते तो शायद यूपीए की सरकार न बनती। तो आंध्र प्रदेश, अच्छा ये भी पता है कि अगर डिलिमिटेशन हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है साउथ की सीटें कम हो जाए, नॉर्थ की ज्यादा हो जाए, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश बिहार का बहुत ज्यादा महत्व हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का महत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बिहार में अगर उनकी जात जो है, जो उनकी कम्युनिटी है, जो समाज है, कुर्मी समाज, वो बहुत ज्यादा संख्या में ना हो, लेकिन लवकुश समाज के माध्यम से वो भी 12-13% बिहार में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी जो ये समाज है, लवकुश समाज, ये बहुत बड़ी संख्या में, और ये समाज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। तो अगर नीतीश कुमार ने अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा लिया और 2027-29 के पहले कहीं पलटी मार ली, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने पूरी रणनीति बनाई है टीएमसी को तोड़ने की और शिवसेना को तोड़ने की, उल्टी बढ़ सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने भी अलग प्रकार के इंडिकेशन देने शुरू कर दिए। तो अभी तक जो मैंने अपने मैनेजमेंट के छात्रों को पढ़ाया,
उद्यमिता में, एंटरप्रेन्योरशिप में पोर्टर्स का 5 पॉइंट मॉडल मुझे लग रहा है उसी 5 पॉइंट मॉडल से प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं। और आज के तारीख में राजनीति के अंदर पोर्टर्स का ये मॉडल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अभी तक वो किताबों में था, लेकिन अब राजनीति में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जिसको सबको समझने की आवश्यकता है कि अपनी बार्गेनिंग पावर को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपका हाल वही होगा जो जजपा का हुआ, हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल का हुआ, या पंजाब में अकाली दल का हुआ, या बीजेडी का हुआ। तो अपनी बार्गेनिंग पावर और अपने फुफकारते हुए दांतों को सक्रिय रखने की राजनीति में उतनी ही आवश्यकता है जितने उद्योग में अपने उद्योग को आगे बढ़ाने में आवश्यकता है, जो अडानी जी भी करते हैं, अंबानी जी भी करते हैं और हर इंडस्ट्रीज करता है, कि अपना एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है कि दूसरी उसे टक्कर ना दे सके। और आज की तारीख में वो राजनीति में भी होने लगा है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।